जुड़े हुए और उन्मुक्त विचारक आज हमारे मध्य। सर, सत्कार करते हैं आपका। जी, चेतन जी से निवेदन कि आप पन्ना लाल जी का सत्कार करें। एक साहित्यकार, एक कलमकार दूसरे कलमकार को सम्मानित कर रहा, बहुत ही खूबसूरत लम्हा है ये, बहुत खूबसूरत लम्हा है। तालियां बजाकर अपने उपस्थिति का एहसास आप जरूर करवाइए। बहुत आभार। शिवराज सर सत्कार कर रहे हैं आदरणीय रतन कुमार सांभरिया जी का। एक कलाकार जब कलाकार से मिलता है, एक साहित्यकार जब साहित्यकार से मिलता है, बहुत बहुत ही खूबसूरत लम्हा वो होता है। मैं अनिल कुमार जी दानिश साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुंदन माली सर का सत्कार करें। बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन, बहुत सत्कार सर, बहुत आभार, बहुत आभार। और हमारे वरिष्ठ साथी, हमारी टीम के एक बहुत ही मजबूत कड़ी गौरीकांत शर्मा जी, आपका सत्कार सुरेश जी कर रहे हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। चलिए, शब्दों के सिलसिले को मैं यहाँ पे थामता हूँ और इस बागडोर को मैं आपके हवाले करता हूँ। ये मंच अब आपके हवाले और हम आप सबके विचार सुनते हैं। दलित आदिवासी लेखकों के समक्ष चुनौतियां, परिचर्चा एवं रचना पाठ। शुक्रिया। बताना चाहूंगा कि आज के इस पूरे कार्यक्रम को आदरणीय गजाधर भरत साहब, आप मॉडरेटर हैं इस प्रोग्राम के और इस पूरे सेशन को आप देख रहे हैं। शुक्रिया। धन्यवाद भाई ओमपाल साहब। हल्दी घाटी के हम हैं शूरवीर बलवान, हल्दी घाटी के हम हैं शूरवीर बलवान, महाराणा की संतान मेवाड़ी हम सरदार, महाराणा की संतान मेवाड़ी हम सरदार। जय हो मेवाड़ धरा, तू ही अभिमान मेरा, जय हो मेवाड़ धरा, तू ही अभिमान मेरा, हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप की पावन भूमि मेवाड़ धरा को भारत भट्ट देश पियारो गजाधर भरत का सादर प्रणाम। दलित आदिवासी लेखकों के समक्ष चुनौतियां विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सब विज्ञ और गुणीजनों के साथ और हमारे महानुभावों से इस पे चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मैं एक बात जो मुझे किसी भी परिचर्चा, किसी भी बात को हम कहें, सुने, तो उसमें हमारा मंतव्य भले के लिए होना चाहिए, अच्छे के लिए होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए होना चाहिए। इसीलिए मैंने महाराणा प्रताप से बात शुरू की है और मैं खुद को ये कहता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अंतिम सांस तक अपने देश की रक्षा के लिए लड़ूंगा। मैं भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर पल, हर क्षण प्रयास करूंगा। मैं जातिवाद, अलगाववाद, आतंकवाद मुक्त देश बनाने के लिए व्यक्तिगत योगदान करूंगा। अब जहां दलितों की बात आती है तो एक दलित जो आज के माहौल में अपनी बात कहने के लिए जो संविधान उसको आज़ादी देता है, तो वो कहता है कि किस्मत क्या हमें बनाएगी, किस्मत क्या हमें बनाएगी, हम खुद किस्मत को बनाएंगे। किस्मत क्या हमें बनाएगी, हम खुद किस्मत को बनाएंगे। दलित साहित्य के लोहे को कूट कूट कर अब फौलाद बनाएंगे। दलित साहित्य के
लोहे को कूट कूट कर अब फौलाद बनाएंगे। जितने दिए तेल से जगमगा, जितने दियों में तेल जाएगा उतने दिए सूरज बनकर जगमगाएंगे। जितने दियों में तेल जाएगा उतने दिए सूरज बनकर जगमगाएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ। बातें बहुत सारी कहूँगा, सुनूंगा, लेकिन सुनने के लिए आप और हम इन सुधी जनों को, गुणी जनों को आए हैं। हमारी बातें तो चलती रहेंगी, कहते रहेंगे। कहते हैं कि बाबा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि ज्ञानपुंज हैं, उन्होंने दलित साहित्य की शुरुआत की है, दलित चेतना की शुरुआत की है। सामाजिक क्रांति, उनके लिए सभी तरह की क्रांतियों के अगर जनक हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने मूक नायक से दलित साहित्य की चेतना को जागृत किया और आज देश के कोने कोने में अलग अलग लोग दलित साहित्य में आत्मकथाएं लिख रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं और जो रेस्ट ऑफ सोसाइटी है वो उनका खुले मन से स्वागत कर रही है। और उस खुले मन के स्वागत का ही सुपरिणाम है कि उदयपुर की इस पावन धरा पे आज दलित साहित्यकारों के सामने की चुनौतियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा हमारे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए आदरणीय पन्नालाल मेघवाल जी का। पन्नालाल मेघवाल जी पुरातत्व साहित्य, कला साहित्य के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। राष्ट्रदूत में इनके कई सारे लेख आए हैं। राष्ट्रदूत के अलावा भी कई अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इन्होंने लिखा है, आप और हम सब पढ़ते हैं। तो ये दलित साहित्य के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की चुनौतियां दलित साहित्यकारों के सामने है, उसके बारे में इन्होंने एक शोध पत्र तैयार किया है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पे अपने उस पत्र का डाई से भी शोध पत्र वाचन करें तो बेहतर होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आदरणीय श्री पन्नालाल मेघवाल जी के लिए। यस प्लीज, कम ऑन। मंच एवं साथियों, मैं आपको दलित आदिवासी लेखकों के समक्ष चुनौतियां विषय पर अपने विचार बताऊंगा। इसमें कोई गलती हो या कोई आपको लगे कि इसमें ठीक नहीं है तो मुझे क्षमा कर दें, बाकी मैंने थोड़े विचार लिखने की कोशिश की है। मैं लेखक हूँ, लिखता हूँ, इसलिए मैंने इसको लिखा है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश में दलित आदिवासी लेखकों के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। दलित आदिवासी लेखकों द्वारा समाज के दबे कुचले एवं पिछड़े समाज के उत्थान के लिए अनेक कहानियां, कविताएं, नाटक, उपन्यास, संस्मरण आदि लिखे जाते हैं, लेकिन शासन में बैठे सवर्ण शासकों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। दलित एवं आदिवासी लेखक दलितों एवं आदिवासियों पर होने वाले शोषण एवं जुल्म की कहानियां लिखते हैं, लेकिन इन्हें मीडिया एवं पत्र पत्रिकाओं में स्थान नहीं दिया जाता है। अनेक दलित एवं आदिवासी लेखक हैं, लेकिन उनकी लेखनी को सवर्ण समाज के लेखकों के समान तवज्जो देखने को नहीं मिलती है। वर्तमान समय में दलित एवं आदिवासी लेखकों को संस्थाओं के भीतर स्वीकृति के साथ उसे अपने मूल आंदोलन स्वरूप को बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। देश में दक्षिण पंथ के नए उभार के साथ बहिष्कार की नई कोशिशों का जन्म हुआ है।
यहाँ स्थापित जातिवादी व्यवस्था हमेशा से विद्रोही धाराओं के बहिष्कार को सुपाच्य बनाकर निकलने की नीति अपनाती रही है। यहाँ की जाति व्यवस्था ने हमेशा समाज के दलित एवं आदिवासी समाज के प्रति ऊंच नीच एवं भेदभाव का व्यवहार किया है। जातिगत ऊंच नीच की विचारधारा हमारी सामाजिक व्यवस्था में इतनी मजबूती से जड़ जमा कर बैठी है कि स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी तक तमाम समाज सुधारकों की कोशिशों के बावजूद सवर्ण समाज सामंती मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। ऐसा लगता है कि देश में बुनियादी बदलाव के बिना जातिवाद की समाप्ति असंभव सी है। दलित एवं आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसे धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। सवर्ण समाज द्वारा आरक्षण का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आरक्षण जैसे अल्प सुधार उपाय का जितना हिंसक विरोध देखने में आता है, उससे यही सिद्ध होता है कि इस दिशा में छोटी सी कोशिश भी बिना प्रतिरोध के मंजूर नहीं की जाती है। यहाँ तक कि दलित मुक्ति के विभिन्न प्रयासों पर यह जातिवादी सोच असर डालने में सक्षम साबित हुई है। यह असर कई बार अंबेडकर के सुधारवादी क्रांतिकारी उपायों को लागू करने में भी बाधा बनते हैं। पूंजीवाद और जातिवाद के विरोध में एक साथ लड़ने की बजाय दोनों को अलग अलग करके लड़ा जा रहा है। जातिवाद के विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, लेकिन जातिवादी लोग आज उसी अंबेडकर को आधुनिक मनु कहकर सियासत कर रहे हैं तथा दलितों एवं आदिवासियों को उनके हक और अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। दलित एवं आदिवासी लेखकों के समक्ष दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पितृसत्ता की विचारधारा से लड़ना है। हमारे समाज में पितृसत्ता की विचारधारा एक बड़ा कोड है, इसलिए लेखकों के सामने पुरुषवाद से जूझने की चुनौती भी है। भारतीय समाज की पारिवारिक संरचना में पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार नहीं है। दलित लेखक महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए दलित साहित्य में नारीवाद पर कलम चला रहे हैं। वर्तमान समय में नए दलित लेखकों के सामने नई चुनौतियां हैं, वहीं नई संभावनाओं के दरवाजे भी खुले हैं। लेखकों को वर्तमान व्यवस्था के भीतर ही स्वाभिमान और मुक्ति की राह भी दिखाई दी है। शासकों ने इस राह को बंद करने का निश्चय कर लिया है। देश के शिक्षा संस्थान और संसद ऐसे स्थल थे जहां दलित समुदाय का प्रवेश होता था और उनकी आवाज उठाने के सशक्त माध्यम थे। इन संस्थानों में दलित बौद्धिक और नेता पैदा होते थे और अपने समुदाय के आगे बढ़ने और समाज में प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। दलित साहित्य के लेखक और पाठकों का निर्माण शिक्षा के जरिए होता था। इन लेखकों के जीवन पर नजर डालने से बहुत कुछ ऐसी ही तस्वीर उभरती है जैसी तस्वीर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के सिलसिले में महिलाओं की थी। महिलाओं की उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश नहीं होता था, तो वे साहित्यकारों के नाम पर गठित मंडलियों के जरिए अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में अपने आप को बनाए रखने में कामयाब हुई। दलित साहित्य के लेखक केवल हिंदी साहित्य के अध्यापक नहीं है, बल्कि दलित समुदाय के लगभग सभी शिक्षित जन इसके साथ जुड़े हुए हैं। नए हालात में शिक्षा संस्थानों में दलित समुदाय के प्रवेश को रोकने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष तरीका शिक्षा हेतु आवश्यक संसाधनों तक सीमित करना और आरक्षण के साथ तमाम बहानों से छेड़छाड़ है, तो परोक्ष तरीकों में शिक्षा को कमजोर तबकों के लिए अप्राप्य बनाने के लिए निजी शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा को महंगा बनाना है। हम जानते हैं कि उच्च शिक्षा के निजी संस्थान सार्वजनिक संस्थानों से अधिक हो गए हैं। अब तो इन संस्थानों को सरकारी सहायता देने के उपाय खोजे जा रहे हैं और उन्हें नीति निर्माण के सरकारी निकायों में भी जगह दी जा रही है। सर्वविदित है कि इनमें आरक्षण लागू नहीं किया जाता है। ऊपर से साहित्य के साथ इसका संबंध स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन साहित्य को लिखने और पढ़ने अर्थात लेखक और पाठक बनाने के लिए
बहुत हद तक शिक्षा संस्थान जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह साहित्य के साथ जुड़े दो क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से निजी क्षेत्र में हैं, इसलिए इनमें दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। मीडिया के सभी रूप और प्रकाशन का समूचा तंत्र दलित समुदाय से लगभग खाली है। इसके चलते दलित लेखन के महत्व की यथोचित स्थापना नहीं हो पाती। बहिष्कार के नए नए तरीकों और आवाज उठाने के उपलब्ध लोकतांत्रिक मंचों के कमजोर करने से दलित साहित्य नए प्रसंगों से जुड़ रहा है। उदाहरण के लिए खेती और आवास के लिए जमीन का सवाल बुनियादी होने के बावजूद यह उपेक्षा का शिकार है। जमीन पर मुट्ठी भर कुलीन लोगों का कब्जा तोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भूमि के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव किया था। भूमि पर मालिकाना हक केवल संसाधन नहीं है, बल्कि सामाजिक हैसियत से इसका सीधा संबंध होता है। दलित साहित्य ने विधाओं की सीमा में बंधना कभी मंजूर नहीं किया। आत्मकथा, कविता, कहानी और आलोचना में इसकी मजबूत उपस्थिति रही है। आशा है आगामी दिनों में साहित्येतर लेखन में भी उसकी धमक सुनाई देगी। खासतौर पर दर्शन और अर्थशास्त्र समेत सामाजिक जीवन, सामाजिक विज्ञान श्रम की छाप के बिना व्यर्थ महसूस होते हैं और विचार के साथ साहित्य के संबंध में इनकार करना अनुचित होगा। भारत सहित दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में दलित साहित्य ने अपनी नई पैठ जमाई है। दलित साहित्य में कई प्रश्नों को सिर्फ उठाया नहीं गया है, बल्कि समाधान की भी पुरजोर कोशिश की गई है। आज भी दलितों को समान अधिकार दिलाने की लड़ाई जारी है। हालांकि आज भी उन्हें उनकी जाति के कारण अपमानित और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। भूमंडलीकरण से दलितों के जीवन में कई बदलाव हुए हैं। उनके भीतर आज अपनी जाति को लेकर हीनता नहीं दिखती, बल्कि एक आत्मविश्वास दिखता है। पहले वे अपनी जाति से भिन्न लोगों के समक्ष खुल नहीं पाते थे, लेकिन 21वीं सदी में उन्होंने अपनी अस्मिता को पहचानते हुए अपने अधिकारों के लिए खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए जाति का बहुत महत्व होता है। उन्हें ही सदस्य या किसी पद पर आसीन किया जाता है जो स्वजाति का हो। वर्तमान परिदृश्य में ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं। इन दिनों दलित साहित्य में कहानियां, कविताएं, नाटक, उपन्यास, संस्मरण आदि लिखे जा रहे हैं। कई आत्मकथाओं के माध्यम से दलित लेखकों ने खुद के ऊपर हुए जुल्म पर कलम चलाई है। उन्होंने अपनी पीड़ा को शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाया है और अपनी स्थितियों से अवगत कराया है। ज्योतिबा फूले और अंबेडकर ने जिस दलित आंदोलन की आग को सुलगाया था, वो अब भी जल रही है। उस आग की चिंगारी को दलित साहित्यकारों ने बहुत ही संभाल कर रखा है और उसी की प्रेरणा से वे लगातार अपने विरोध को जाहिर करते रहते हैं। दलित लेखकों की नई पीढ़ी आ चुकी है और इसी तरह अब नई चुनौतियां भी सामने हैं, जिन पर विचार करना जरूरी है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, ठीक वैसे ही नई समस्याएं भी पैदा होती हैं। आज नई समस्याएं मौजूद हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। जरूरत है कि दलित जातियों को उनका अधिकार, सम्मान और सारी सुविधाएं मिले जिनसे अब तक उनको वंचित रखा गया है। इसके लिए सीमित हो जाने की बजाय नए नए मुद्दों पर विचार करने की महती आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पन्नालाल मेघवाल साहब का। आपने बहुत ही सारगर्भित और अपने जो भी बिंदु उठाए, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, क्योंकि जो सहता है वही कहता है। और सूरज जितना भीतर जाएगा दलित उतना प्रकाशित हो पाएगा। तो दलितों में जितनी चेतना आएगी वो भी सशक्त होंगे। और भारतीय समाज एक न्यायप्रिय समाज है। अंतिम रूप से हम चाहे कितने भी अलग अलग मत रखते हों, लेकिन अंतिम रूप से हम सत्य की ओर बढ़ना हमेशा हमारा प्रयास रहता है। न्याय की बात करते हैं,
वो चाहे अगर गांव में किसी काका जी के साथ में किसी के बेटे ने दुर्व्यवहार कर दिया तो काका जी अपने बेटे के पक्ष में काका जी से अपने बेटे के पक्ष में कोई लड़ने नहीं आ जाता है, बल्कि अपने ही बेटे का कान मरोड़ कर ये कहते हैं कि तूने काका जी के साथ ये गलत क्यों किया। तो ये भारतीय समाज की एक अपनी विशिष्टता है। मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे इसी शहर के लाडले गुजरात यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर रहे श्रीमान कुंदन माली जी को। वो दलित साहित्य को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं। हालांकि वो अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन हिंदी और राजस्थानी में उन्होंने अनुवाद किया है, आलोचना की है और दलित साहित्य में भी वो कई तरीके के प्रतिमान स्थापित कर चुके हैं। आपके ही शहर के लाडले आदरणीय श्री कुंदन माली जी से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ कि वे अपना वक्तव्य दें। एक बात और इसमें जोड़ दूं, आदरणीय माली जी ने मधुमती जो हमारी राजस्थान साहित्य अकादमी पत्रिका है उसके दलित विशेषांक का संपादन किया है। तो दलित साहित्य से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, लेखकों से जुड़े हुए हैं, देखा है इन्होंने उनको करीब से, इसलिए आपके जो अनुभव हैं हम जानेंगे तो हमारी भी ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मौलिक संस्था के तमाम सदस्यों का धन्यवाद कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया। पिछले 3 दिन से आज चौथा दिन है, तो उनकी मेहनत को सलाम और उनके इस जज्बे को हम एक प्रेरणा के तौर पर ले सकते हैं। अब यहाँ मौजूद भाई महेंद्र मोदी जी, भाई चेतन, सुरेश जी सालवी, भंवरलाल जी श्रीवास और हमारे प्रिय सोनवाल, ज्योतिपुंज जी, बाकी तमाम मित्र बैठे हैं नई पुरानी पीढ़ी के, तो उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात कहूँगा। और वैसे भी मैं बहुत अच्छा वक्ता कभी रहा ही नहीं, तो वक्ता अलग था, लेकिन वक्ता में अच्छा नहीं हो पहले से आप क्लियर कर दूँ। मैं घबराने की बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा समय खींचूंगा भी नहीं। बहुत संक्षेप में कुछ बातें जो मेरे ध्यान में आई है ललित साहित्य और आदिवासी साहित्य को लेकर वो जरा आप थोड़े शॉर्ट में आपके सामने मैं पेश करूँगा, कुछ क्लू के तौर पर, संकेत के तौर पर। तो बहुत जल्दी मैं 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। वैसे दलित साहित्य की उत्पत्ति अगर हम देखें तो लगभग 30 साल पहले महाराष्ट्र में एक आंदोलन हुआ था। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए 30 साल हो गए। सरकार ने तय किया कि हम नाम बदलेंगे, वो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का रखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। उसका भारी विरोध हुआ और पूरा महाराष्ट्र लगभग 3-4 महीनों तक उस आग में जलता रहा। और अंततः बात का समाधान हुआ और भीमराव अम्बेडकर मराठवाड़ा औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का नाम हुआ। उसके बाद में चलन चल गया, तो हिंदुस्तान में लगभग हर राज्य में बाबा अम्बेडकर साहब के नाम पे यूनिवर्सिटियाँ हैं, संस्थान काफ़ी है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में राजनीति में कोई 30-40 साल पहले जो आंदोलन चला, दलित पैंथर आंदोलन, दलित पैंथर आंदोलन के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वे सभी कमोबेश दलित समाज से ही आते थे। उनकी पीड़ा भोगी हुई पीड़ा थी, देखी पीड़ा थी, जानी हुई पीड़ा थी, वो पीड़ा पड़ी हुई नहीं थी। तो उस लिहाज से महाराष्ट्र के साहित्य में, आधुनिक साहित्य में दलित समाज से जुड़े लेखकों की जितनी जीवनियाँ और आत्मकथाएं और यहाँ तक कि निबंध रचनाएं भी आई हैं, उतनी तादाद में शायद किसी अन्य भारतीय साहित्य में नहीं आई होगी। और यही कारण है कि आज की तारीख में साउथ इंडिया की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आधुनिक भारतीय साहित्य में दलित साहित्य का जितना समृद्ध साहित्य, जितना गहरा साहित्य, जितना
जड़ों से जुड़ा साहित्य और जितना अंतर विरोधों को भेदने वाला साहित्य हुआ है वो मराठी साहित्य में ही हुआ है। उसके बाद इस धारा का सिलसिला शुरू होकर आता है धीमे धीमे गुजरात में। चूँकि मुझे गुजरात में 25-26 साल गुजारने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ देखा कि गुजराती साहित्य में, आधुनिक साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास और अन्य विधाओं की बात करें तो कविता से ज़्यादा कथा साहित्य मतलब उपन्यास में और कहानी साहित्य में वहाँ के लेखकों ने जबरदस्त साहित्य सर्जन किया है। और यही कारण है कि कम से कम 2-3 लेखकों, बल्कि 4 लेखकों को जो दलित समाज से आते हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उपन्यास के लिए, कहानियों के लिए और जीवनी के लिए। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि दलित समाज की पीड़ा, दलित समाज का जो अनुभव है वह दलित समाज का सदस्य जो भोगता है, जो भुगतता है, वो ये लिख सकता है, उसने लिखा है। और उसके बाद में अब आप देखिए दूसरा एक चीज़ को ध्यान में लाना चाहता हूँ आपके ने कि मराठी साहित्य में दलित साहित्य की आलोचना का सिलसिला बहुत जबरदस्त है, बहुत भारी है, बहुत समृद्ध है। लेकिन गुजरात में आए तो गुजराती साहित्य में भी ऐसे आलोचक आए हैं जो जिनका संबंध दलित समाज से नहीं, लेकिन जिन्होंने दलित साहित्य की विभिन्न धाराओं को, विभिन्न विधाओं को अपने अपने समेट कर उस दलित साहित्य को मूल विधा के साहित्य से जोड़ने का जबरदस्त काम किया है। उसके लिए हम इस सब बात की तारीफ करनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम लोग राजस्थान में भी इस सिलसिले को शुरू करें। अब बात राजस्थान की आती है तो जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र और गुजरात में जितने अत्याचार, जितने अन्याय, जितने पीड़न, जितने शोषण के उदाहरण मिले हैं वे राजस्थान में भी कम नहीं रहे हैं। हालांकि उनका रूप अलग अलग रहा है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उत्पीड़न तो महाराष्ट्र में लोगों को झेलना पड़ा। महार जाति, वो सब जातियाँ हैं और जिसके बड़े बड़े लेखक आज हमारे हस्ताक्षर सामने लक्ष्मण गायकवाड़ हैं, फिर आपके लिम्बाले हैं, बहुत सारे हैं। तो लिम्बाले की तो आत्मकथा पे कर्माशी और आपके उचल्या उचक्का वगैरह, लक्ष्मण गायकवाड़, लिम्बाले, बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ लेखकों ने, नई उम्र के लेखकों ने भी बहुत सारी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। और आज की तारीख में मराठी साहित्य में, आधुनिक मराठी साहित्य में कहानी उपन्यास के मुकाबले सबसे अधिक अगर समृद्ध साहित्य है तो वो आत्मकथा साहित्य है। उसके बाद में गुजरात का आप नंबर ले सकते हैं। गुजरात में लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है, हालांकि उन लोगों ने अपने अनुभवों को ज़्यादातर कहानियों में, कविताओं में समेटा है। अब राजस्थान का जहाँ तक सवाल है तो जहाँ तक मुझे ध्यान आता है तो हमारे सबसे पहले मैंने इनकी किताब पढ़ी थी बहुत पहले, अपने हरिराम मीणा जी की कहानी संग्रह तो मुझे, हाँ चांद मेरा है, आज से लगभग 25 साल पहले की बात होगी, हाँ चांद मेरा है, उस कविता संग्रह को मैंने पढ़ा, उस पर रिव्यू लिखी, 10 साल छपी थी और हरिराम जी ने उसकी काफ़ी तारीफ की थी। तो मैंने उसमें पाया कि आदिवासी समाज का प्रतिनिधि अपने अधिकार, अपने हक हकूक के लिए किस सीमा तक जाकर लड़ सकता है, भिड़ सकता है, अपने आप को युद्ध में झोंक सकता है। उसके बाद उनका एक और उपन्यास आया, धूणिता पे तीर। उसमें भी उन्होंने शोषितों, दमितों और वंचितों की पीड़ा को वाणी देने का बहुत जबरदस्त काम किया था। और आज यही कारण है कि हम हरिराम मीणा हमारे आदिवासी साहित्य के राजस्थान के क्षेत्र में एक बड़े हस्ताक्षर बन के उभरे हैं। उनके अलावा उनके साथ लिखने वाले, बल्कि उनसे पहले लिखने वाले हरदान हर्ष जी ने नाटक भी लिखे, कहानियां भी लिखी, कविताएं भी लिखी है। हरदान जी ने भी अपने हिस्से में जो जो पीड़ाएं उन्होंने भोगी, जो चीजें उन्होंने देखी, जो अनुभव किए, उन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा है। हालांकि रत्न कुमार सांवरिया की तुलना में देखें तो हरदान हर्ष जी के अनुभव थोड़े से उतने समृद्ध, घने नहीं है जितने इनकी रचनाओं में है, रत्न कुमार जी की रचनाओं में है। तो रत्न कुमार जी की रचनाएं तो हम लंबे समय से हंस में और बाकी कहानी की पत्रिकाओं में पढ़ते आ रहे हैं लंबे समय से। और इनकी कहानियाँ लगभग 3-4 महीने में किसी न किसी कहानी पत्रिका में छपती रहती है।
फुलवा है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो हमने जो 2011 में अंक निकाला, मधुमती का उमराव सरोदे उस वक्त प्रशासक थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम अंक निकाल रहे हैं मधुमती का दलित विषयांक, तो उसमें हमें रचनाएं ऐसी लेनी है कि जिसमें किसी भी कीमत पर गुणवत्ता का समझौता न किया जाए। मैंने कहा नहीं होगा, समझौता नहीं करेंगे बिल्कुल। और उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों की रचनाएं ही, तो मैंने कहा साहब फला रचना ही है, आप छापने के नहीं, बिल्कुल नहीं छापेंगे। तो हमने कोशिश की उस वक्त भी कि एक राजस्थान के संदर्भ में दलित साहित्य का एक नया आयाम खुल सके, और हमें खुशी है कि उस अंक का उस वक्त काफ़ी अच्छा नोटिस दिया गया था अखिल भारतीय स्तर पर भी, और उसमें हमने उनकी कहानी छापी रत्न कुमार जी की विपर शूद्र एक की ने, मतलब विप्र और शूद्र को एक साथ बिठा दिया जनता आपने। समय का ये दबाव है, ये अपना समय का चमत्कार भी है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि राजस्थान से बाहर जो बड़ी आवाज़ बन के उभरी है दलित साहित्य की, वो रत्न कुमार जी सांभरिया की है। हालांकि सांभरिया जी का जो जो मूल स्थान जो जो उनका परिवेश वो हरियाणा का, लेकिन हरियाणा और राजस्थान और पंजाब इन तीनों क्षेत्रों को मिला दीजिए तो तीनों क्षेत्रों की संयुक्त भूमि में उत्पीड़न, अन्याय, विषमता के जो चित्र हैं वो लगभग एक समान है, बल्कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों में वहाँ कंपेरिजन कर सकते हैं, कम ज़्यादा। तो रत्न कुमार जी ने अपनी जड़ों से जो चीज़ उठाई है, जो चीज लिया है, वो उनकी रचनाओं में देखते हैं। सबसे बड़ी बात रत्न कुमार जी की है कि उन्होंने अपनी कहानियों में और अपने कथा उपन्यासों में दलित समाज की लगभग तमाम जातियों के अनुभव, उनकी उठापटक, उनकी धूप छांव, उनके दुख सुख को अत्यंत नजदीक से देखने का प्रयास किया है। और चूंकि वो स्वयं दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनका अनुभव, रत्न कुमार जी का अनुभव स्वानुभूत अनुभव है, दूर से देखा गया माइक्रोस्कोपिक अनुभव नहीं है। और यही कारण है कि जिस रचना में आपकी अनुभूति की प्रामाणिकता मिलती हो, वही रचना लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ती है। और उस लिहाज से हमारे रत्न कुमार जी सांभरिया का अखिल भारतीय स्तर पर दलित साहित्य में एक बड़ा नाम है। हाल ही में आपका उपन्यास आया है सांप, लंबा उपन्यास, 400 ऊपर उपन्यास है। घुमंतु जातियों, सभ्य जातियों के बारे में जितनी चीजें हम अब तक कल्पना करते थे या सुनते थे, पढ़ते थे, उनको उन्होंने बहुत ही जीवन तरीके से ढालने की कोशिश की है। दूसरा एक बात और भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि दलित साहित्य में शिल्प पर इतना ज़्यादा जोर नहीं है, कि उनके तो शिल्प का हो तो शिल्प तो धातुवादी के पास जो जिस पर कोई कमी नहीं है, जो समृद्ध है उसका शिल्प है। तो जो अनुभव है, जो वर्ग है, जो जितनी सुविधाएं हैं, उस हिसाब से उस दलित समुदाय के आदमी को तो अपनी पीड़ा की ही पड़ी, पीड़ा की, अपनी तकलीफ की, अपनी दुखों की पड़ी है, वो शिल्प का ढूंढेगा। तो उस लिहाज से शिल्प की कमी दूर करने के लिए हमने देखा है कि दलित रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में सीधा शिल्प इस्तेमाल किया, और वो किया है शिल्प उन्होंने भाषा में अपनी आंचलिक मौलिकता को बनाए रखने का। उसके लिए उन्होंने संवाद शैली का सहारा लिया है, और संवाद शैली से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई दूसरा बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि आपकी रचना मौलिक है या नहीं। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा पन्नालाल जी ने अपने पत्र में किया। तो समय के साथ साथ समय बदलता है, दबाव बदलते हैं, चुनौतियाँ बदलती है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में वो दिन कब आएगा जब जातिवाद की जड़ें खत्म हो जाएगी। हम नहीं कह सकते, ये लंबा सिलसिला है, हजारों साल चला रहा है, सिलसिला चला रहा है जातिवाद का। ये कहाँ खत्म हो, कहाँ हटेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक यह जातिवाद का सिलसिला पूर्ण तौर से नेस्तनाबूद नहीं हो जाता, तब तक दलित साहित्य की प्रासंगिकता, उसका जोर, उसका संघर्ष बना रहेगा। और मूलतः साहित्य के उच्च में संघर्ष, पीड़ा,
अंतर्द्वंद द्वंद्व अगर ना होंगे तो भी साहित्य रचा भी नहीं जाएगा। और इसलिए आप देखते हैं कि दलित साहित्य में ये चीज़ें खुलकर बार बार सामने आती हैं। इससे अलग एक और बात से जुड़ी हुई, अब हमारे राजस्थान में काफ़ी लोग लिख रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग भी हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये अब हमारे कुमार जी और भी काफ़ी लोग लिख रहे हैं। इसमें 2 नए लड़के आए हैं, उनका बड़ा अच्छा दखल मैंने देखा है। एक तो शिव योगी, राजस्थान में भी लिखता है, हिंदी में भी लिखता है। वो बड़ा अच्छा विचारक है, दलित विचारक, नया लड़का है, 30-35 साल का ये टीचर है। लेकिन उसकी नज़र है, जो उसका नज़रिया है, जो उसको चीज़ों परखने की जो उसकी दृष्टि है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और दूसरा है जगदीश गिरी, जो यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हिंदी का लेक्चरर है। वो लड़का ही बहुत ज़हीन है। तो इन दोनों बच्चों ने दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य को परखने का काफ़ी शानदार काम किया है। और हमें चाहिए कि जो लोग दलित साहित्य में सक्रिय हैं, उन लोगों को, इन दोनों बच्चों को हर तरफ से प्रोत्साहन और प्रेरणा देनी लाजमी लगती है। पन्नालाल जी ने जो बात उठाई, चुनौतियाँ, तो मैं तो हम लोग कहते हैं कि आदिवासी साहित्य, दलित साहित्य वगैरह वगैरह। तो लेकिन जो साहित्य सवर्ण वर्ग का साहित्य, उसके सामने हमने कोई लगाया नहीं विशेषण। वो साहित्य सिर्फ साहित्य है, कह सकते हैं मुख्य धारा का साहित्य। तो साहित्य मतलब और साहित्य। लेकिन जब हम कहते हैं दलित साहित्य या आदिवासी साहित्य, तो उसमें एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में शंका उपजती है, थोड़ा सा तो तकलीफ भी होती है कि क्या साहित्य दलित कैसे हो सकता है? साहित्य दलित नहीं हो सकता है, साहित्य आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी समुदाय होगा, समाज होगा, वर्ग होगा। तो मेरा 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 कहना इतना, मेरा विनम्र निवेदन है कि अब समय आ गया है कि हम लोग इस प्रत्येक मतलब आदिवासी साहित्य या दलित साहित्य कहने की बजाय हम ये कहें कि दलित सामुदायिक चेतना का साहित्य या आदिवासी सामुदायिक चेतना का साहित्य। अगर हम कहें दलित, मतलब साहित्य दलित तो हो नहीं सकता ना, वो तो चेतना की बात है ना, हमारी बात कॉन्शियसनेस की बात है। कोई और जो उससे गुजर रहा है पीड़ा से, तो हम चेतना की बात करें, साहित्य दलित कैसे हो सकते हैं? साहित्य तो कला है ना, तो कला दलित कैसे हो सकती? नहीं हो सकती ना। इसलिए हमें मतलब खुले मन से विचार करना चाहिए कि अब समय आ गया कि हम लोग दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य की बजाय इस प्रत्यय को बदलने की कोशिश करें और ये कहें कि दलित सामुदायिक चेतना का साहित्य या आदिवासी सामुदायिक चेतना का साहित्य। तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। मुझसे आप शायद सहमत हो या ना हो, लेकिन क्योंकि मेरा एक धर्म ही, मैं सही बात बोलूँ, जो लगता है मुझे बोलूँ, तो मैं आपके सामने इस बात को शेयर करना चाहता हूँ। शायद इस बात को आगे तक पहुँचे तो अच्छी बात है। दूसरी बात, छोटी सी बात एक मैं आपको, वो ये है कि दलित साहित्य तो लिखा जा रहा है, सब जगह लिखा जा रहा है, लेकिन चूंकि एक अभिशाप है हर भाषा के साथ में, वो अभिशाप है कि हमारे आलोचना करने वाले की बहुत कमी है। तो हिंदी में भी कमी ही है और राजस्थानी में भी कमी ही है, थोड़ा ही राजस्थानी में और हिंदी में भी कमी है। तो दलित साहित्य को पढ़ने की आलोचना कहाँ से आएगी? तो दलित साहित्य में आलोचना करने वाला जो काम है, वो भी अगर कोई दलित समुदाय का लेखक करेगा, वो ज़्यादा प्रामाणिक होगा, बजाय इसके कि कोई सवर्ण समुदाय का लेखक उस आलोचना में काम करे। करना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि जो आलोचक की दृष्टि है वो व्यापक है। तो आलोचक तो अपनी चीज़ों को देखता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है। जो दलित वर्ग का आलोचक नहीं, तो वो दलित साहित्य को देखेगा, दूर से नज़दीक से परखेगा, उसका एक अपना नज़रिया है। लेकिन जो लेखक स्वयं दलित वर्ग से आता है, उसका नज़रिया, मतलब वो नज़रिया, उसका नज़रिया भोक्ता वर्ग का नज़रिया, भोक्ता हुआ वर्ग उसका नज़रिया है। और जो लेखक दलित समाज का नहीं, तो उसका नज़रिया दृष्टा का है। दृष्टा और भोक्ता जब दोनों नज़रिए मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक साहित्य आलोचना में संस्कृत दृष्टि का विकास
होने में कोई अड़चन नहीं आई। तो साहित्य सौंदर्य शास्त्र का जो सवाल है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र, तो आप देखिए कि आदिवासी समाज में खैर इतने ज़्यादा झंझट नहीं है। दलित समुदाय में बहुत ज़्यादा झंझट है, बहुत सारी जाति, बहुत ज़्यादा उपजातियाँ हैं। दलितों में कम है, आदिवासी में कम है, दलित समुदाय में बहुत ज़्यादा है। अनेक प्रकार की जाति, अनेक प्रकार के वर्ग, अनेक प्रकार के, तो वहाँ दलित वर्ग में भी अपने अंतर विरोध भयंकर भयंकर अंतर विरोध है। सब जानते हैं कि वहाँ भी अलग जातियाँ, दलित वर्ग में अलग जातियाँ हैं, अलग ढांचे हैं, अलग ढांचे हैं, एक दूसरे से वो दूरी मेंटेन करते हैं। उस चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी है। तो दलित साहित्य, दलित चेतना वाले साहित्य को अगर आप उसका करना है मूल्यांकन, तो हमें आलोचना के मापदंडों में, औजार में सब लेना पड़ेगा। मतलब राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल और आपके एंथ्रोपोलॉजी। मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है साहित्य के अलावा जिसकी जरूरत दलित और आदिवासी साहित्य के परिशीलन के लिए, आलोचना दृष्टि के लिए जरूरी न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत व्यापक है और हम सोचते हैं कि दलित लेखकों को अपने आलोचना शास्त्र का विकास करने के लिए खुद आगे आना चाहिए, एक खुली दृष्टि उनकी होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि दलित समुदाय से आने वाले रचनाकारों को या आदिवासी रचनाकारों को अपनी रचना इस तरह से सामने आने देनी चाहिए कि ये न लगे कि आपने फला कहानी या फला उपन्यास या फला कविता प्रतिक्रिया में लिखी है। इट शुड नॉट बी रिएक्शन। आपकी कहानी या कविता या उपन्यास आपके आंतरिक दबावों में से आना चाहिए, न कि इस रूप में कि आप किसी को जवाब दे रहे, किसी को जवाब नहीं दे रहे। क्योंकि समाज ही दलित समाज ही हमारी समाज है, दलित भी हमारे हैं, आदिवासी हमारे सौ समाज, तो साहित्य सकल समाज, संपूर्ण समाज है ना। तो फिर हम अपने आप अलग क्यों करें? तो मेरा ऐसा सोचना है कि हम रचना करते वक्त, मतलब खासतौर से आदिवासी या दलित वर्ग से आने वाले साहित्यकार बंधुओं से निवेदन है कि वो अपनी दृष्टि को व्यापक बनाएं और उस तरह से सब चीज़ों को साथ समझ के चले, और ये ना लगे कि हम रिएक्शन कर रहे हैं या किसी जवाब दे रहे हैं। नहीं, वो हमारा काम ही नहीं। हमारा काम तो सिर्फ दबाव जो हमने झेले, हमारा अनुभव है, उनको हमें प्रकट करना है। मुझे बहुत खुशी, आपने मौका दिया, धन्यवाद, बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात समझा पाया आपको, तो शायद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद श्री कुंदन माली जी का। बहुत ही विचारवान, बहुत ही धारा प्रवाह और बहुत ही न्यायिक एक समालोचना जो करनी चाहिए, जिन बिंदुओं को साहित्य और दलित चिंतन जो आपने बात कही, साहित्य चिंतन जो आपने बात कही, वैसे भी साहित्य समाज का दर्पण है। तो जो दलितों की जो स्थिति है उसको उकेरने के लिए जो विधा है वो दलित साहित्य के रूप में उभर कर आई है, और उसमें किस तरीके से सुधार होना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से बिंदु हैं जिनमें समाज में एक विकास आया है, सुधार आया है, और कहाँ वो अभी भी पीछे है जिसके लिए सुधार होने की। क्योंकि हमें एक समग्र भारत बनाना है, हमें एक सशक्त भारत बनाना है। इसके लिए हमें वंचितों को भी उनके लिए अवसर पैदा करने होंगे ताकि समाज आगे बढ़ सके। और जीवन, जज्बा, जिजीविषा, इन 3 शब्दों के साथ जो अपने आप को रिलेट करते हैं, श्री रत्न कुमार सांभरिया जी जो सूचना जनसंपर्क विभाग में उपनिदेशक पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं, और उन्होंने जो अपनी साहित्य की यात्रा की है, तो वो आकाशवाणी में भी काम किया, उन्होंने सूचना जनसंपर्क विभाग में भी काम किया, और उनकी जो लेखन का जो पहला एक उनकी कृति थी, वो लेखन की कृति उनकी आकार कृति थी जो 54 शब्दों की थी, आकार कृति, जिसमें रोटी और तवे का द्वंद्व उन्होंने बताया है। उसको अभी सुनेंगे भी उनके श्रीमुख से। और इसके साथ ही उन्होंने अभी हाल ही में चर्चित उनका 424 पन्नों का उपन्यास
सांप सांप जो गौरीकांत जी हमारे सहायक निदेशक हमारे आदरणीय इनके पास में है अभी सभा में, आप लोग विचलित मत होइएगा, वो पढ़ रहे हैं, वो दूसरे वाला सांप नहीं है, लेकिन उस उपन्यास में सांप है। इसके अलावा आपने वीमा नाटक लिखा है, भभूलिया लिखा है, आपने उजास लिखा है, आपने खेत लिखा है, आपने मधुमती में लिखा है, आपने मुंशी प्रेमचंद के साहित्य और दलित चेतना को पर अपना शोध लिखा है, और कई तरीके की प्रसिद्ध रचनाएं आपने लिखी है। पूरे देश के 23 विश्वविद्यालयों में आपकी रचनाओं, आपकी कहानियों, आपके नाटकों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, समझा जा रहा है, उनके ऊपर शोध हो रहे हैं, और लगभग 40 शोधार्थी या तो आपसे शोध कर चुके हैं या आपसे अभी शोध कर निरंतर जुड़े हुए हैं। तो मैं दलित साहित्य को विहंगम दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से, राष्ट्र निर्माण के भाव की दृष्टि से जिन्होंने समग्र रूप से उकेरा है, आदरणीय परम आदरणीय रत्न कुमार सांभरिया जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने दलित और आदिवासी लेखकों के समक्ष चुनौतियों के विषय पे। और इन्होंने सांप में जो दलितों के साथ आदिवासी समाज को जोड़ा है, उनकी भाषा को जोड़ा है, उस पर भी ये विवेचन करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। सर के अनुभव हमें प्राप्त होने से पहले मैं कहूँगा, सांप जो उपन्यास है, शायद मैं उस उपन्यास का चौथा पांचवा खरीदार होऊंगा, प्रथम जो 5 लोगों में से मैं शामिल होऊंगा। तुरंत मंगवाया मैंने ऑनलाइन और पढ़ना शुरू किया। अब ये दुर्भाग्य है कि अभी तक उसको खत्म नहीं कर पाया व्यस्तताओं की वजह से, लेकिन सर ने मुझे कम से कम 3 बार फोन करके पूछा कि क्या उपन्यास पढ़ चुके हो, क्या उपन्यास पढ़ चुके हो, और हर बार मैंने बड़े उस भाव में कि मैं नहीं पढ़ पाया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा। सर उसको मैं इसमें एक लाइन आपकी जोड़ूंगा। उसमें अभी आर.डी. सैनी जी हैं जो अपने साहित्यकार हैं और लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आर.डी. सैनी जी ने अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा है कि मैंने सांप को 3 दिन में पढ़ लिया है। तो उन्होंने 3 दिन में उसको सांप को पढ़ लिया है, और उन्होंने अपनी जो अनुभव किया है उसके प्रति वो समग्र बात उन्होंने एक पैरा में लिख के, जो आप उस पैरा को भी पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि यार सांप इतना रोचक कैसे हो सकता है, सांप के वो कौन कौन से किरदार हैं जिनसे मुझे परिचित होना चाहिए, वो कौन सी भाषा शैली है जो आम भाषा नहीं है, जो उन आदिवासियों की भाषा है, जो वो लोक जीवन है, जो वो टूटे बर्तन है, जो वो टूटी खाट है, वो जो बासी भात है, जो एक निम्नता की सच्चाई है, उस सच्चाई को एक वरिष्ठ कुलीन व्यक्ति किस तरह आमंत्रित कर रहा है, और उस निमंत्रण में एक विहंगमता है, एक नायकत्व है, एक न्याय है। तो इन सब को सुनने के लिए, समझने के लिए सांभरिया जी। एक बात फिर वापस इंटरप्ट करूंगा, इतना अद्भुत उपन्यास है, इतना अद्भुत भाषा शैली, और उसमें जो शब्द संयोजन है, वो मेरा दावा है कि कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवन में ये सभी शब्द कहीं ना कहीं पढ़े। आपको उसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, और वो पीछे दे रखी है सर, उस किताब के पीछे बकायदा शब्द का क्या अर्थ है, कहाँ से लिया गया। तो एक अद्भुत उपन्यास जो बहुत चर्चित हो रहा है इन दिनों, और वैसे तो आपकी हर रचना चर्चित होती है, आप बड़ा हस्ताक्षर है, अब आपको सुनिए। सर्वप्रथम मैं मेवाड़ इस वीर भूमि को नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूँ वीर शिरोमणि और उनके आज उन्हीं के कारण पूरे देश में मौलिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और विश्वविद्यालय की ओर से ये संयुक्त कार्यक्रम हो रहा है, पूरे कार्यक्रम को मैं देख रहा हूँ। तो मैं कुछ नाम भूल जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि नमस्कार मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं जो है विश्वविद्यालय के राजस्थान की भाषा के प्रभारी प्रोफेसर श्री
संस्थापक और निदेशक शिवराज जी और मेला निदेशक कपिल पालीवाल जी, संस्कृति संयोजक श्री मनीष मेहता जी, कला संयोजक श्री हेमंत जोशी जी, मेला संयोजक और बहुत अच्छे कलाकार भी है, उनकी कला को देख करके मैं जो है और बड़ा आयन भी हूँ आपका, कल जो देख रहा था। हाँ, चेतन जी, मेला सह संयोजक रेखा शर्मा जी, हमारे प्रिय और मीडिया संयोजक गौरीकांत शर्मा जी, मेला सलाहकार काजल वर्मा जी, संस्थापक सचिव अनिल दादीज जी, मेला सलाहकार श्री आशीष हरकावत जी, मंच पर विराजी बेगल, प्रोफेसर माली जी, और हमारे अच्छे जो संचालन कर रहे हैं यादव साहब भरत जी। मैं इस दो तरह से, दो पहलुओं से विशेष रूप से याद करता हूं। मैं जाता हूँ सन 1980, जब मैं, क्योंकि हरियाणा का हूँ, 42 साल से यहाँ रह रहा, लेकिन हमने जो राजस्थान से सीखा, राजस्थान ने हमारा भविष्य बना, तो मैं ले जाता हूँ आपको सन 1980 जुलाई का महीना है, तब मैं वहाँ दरियावत पंचायत समिति गढ़वास प्राथमिक पाठशाला गढ़वास का हाँ, वहाँ पर मेरी पहली नियुक्ति हुई थी अध्यापक के। किंवदंती है या सच्चाई भी है कि जब मारवाड़ी लोग राजस्थान से बाहर गए तो लौटा रस्सी और कुछ और थोड़ा सा जरूरी सामान आपकी हकीकत बता। मैं जब हरियाणा से राजस्थान आया, दरियावत पहुंचा, तो मेरे पास शादी की एक छोटी सी चिट्ठी थी और उसमें 3 कपड़े थे पहनने के सिवा, और मेरे पास कुछ और फिर वहाँ जो स्कूल की हालत थी वो देखने लायक हालत। मैं स्कूल में गया तो स्कूल 10 साल से बंद, स्कूल 10 साल से। 2 दिन तो मैं स्कूल को ही गाँव में ढूंढता रहा, पाताओं का बात पर हम साहित्य की 3 दिन 2 दिन तक तो स्कूल को ढूंढता रहा। तो वहाँ एक पार्ट टाइम चपरासी रहता था, 5 रुपये महीने में, उसका नाम था बेरिया। तो उसको तलाशा गया तो फिर स्कूल भी तलाश में आ गया। दोनों स्कूल देखा तो ना तो वहाँ बच्चे पढ़ सकते, ना मैं पढ़ा सकता, सारी कैलियों टूटी हुई, और सांप बिच्छू कब निकल आए पता नहीं, ना मेरी लाइफ सेफ ना उन बच्चों की लाइफ सेफ। सरपंच साहब से कहा, देखो स्कूल तो मुझे खोलना है क्योंकि मैं बेरोजगार आया, तो जा भी नहीं सकता है कि वहाँ मेरे हरियाली पूरी भूमि हरियाली, और यहाँ खा करो मुझे वैसे मैं घबरा गया था, लेकिन नहीं घबराया, चलो क्योंकि नौकरी मिल गई है तो बच्चों को पढ़ाना है। तो सरपंच से कह करके एपिसोड मिल जाना, तो मैंने क्या ना जो नव निर्माण का हुआ था ग्राम पंचायत का, उसमें 2 कमरे में बच्चों को पढ़ना शुरू किया। आप आश्चर्य करोगे उस समय से ले जाना, जो 3 बच्चे आए पहले दिन, वो 3 बच्चे अर्थनगर बच्चे थे। मैंने उसी दिन उनकी छुट्टी देखा नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो ईमानदारी की बात चलती है, मैंने देखा नहीं। दूसरे दिन मैं पंचायत समिति गया, तो उस समय बड़ी सुविधा थी, कपड़े मिलते थे, तो मैं ड्रेस ले गया, और जब बच्चों को शाम को छुट्टी हो ड्रेस पहना के गए, बच्चे पहनकर गए, तो उनको प्रेरणा मिली दूसरे बच्चे, और बच्चे आ गए, तो इस तरह से बच्चे चले गए। दूसरी जो पहलू है राजस्थान से जुड़ा, वो प्रोफेसर मलिक पांडे जी,
जो मेरे साहित्य पर पहली पीएचडी हुई, PhD चल रही थी, जो अवार्ड हुई पहली पीएचडी, वो मलय पानी ने कराई। जनार्दन नागर विश्वविद्यालय से, और पीएचडी करने वाली भी संयोग से सामने बैठी हुई है, तो डॉक्टर शशिवाल अग्रवाल एक बार खड़े होकर बता दो पहले पीएचडी। तो आपने बताया कि 40 हो गई हो भाई, अलग बात, तो अलग बात है, पहली पीएचडी। आप आगे आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। तो दो तरह से मैं अब जो बात चली, मैंने दो मैंने कहा आपका, क्योंकि जवाब देता हूँ पहले 15 लाख, फिर उसके बाद अपनी बात भूल जाऊँ, जवाब देता हूँ। मैं कोई प्रतिकार नहीं कर रहा, विरोध नहीं कर रहा, बात पर बात रख रहा। आपने कहा कि दलित साहित्यकारों को की रचनाओं को कोई छापता, आपने मुझे सुन रहे हैं, कोई छापता नहीं है। मैं आपको इस बात का शेयर करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी 52 कहानियां आज तक प्रकाशित हुई, एक भी कहानी किसी भी दलित पत्रिका में प्रकाशित हुई आज तक। एक भी कहानी, मेरी पहली कहानी करीब 1997 में हंस में छपी, फुलवा जाती। वो फुलवा कहानी आज देश के 13 विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती। पिछले दिनों वही कहानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लगी है। आप कहते हैं कि इनको जोड़ते नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है, कोई बात बता। उस जो कहानी का किताब अध्याय तैयार हुआ है, उसमें जो कहानीकार शामिल हैं, प्रेमचंद शामिल है उसमें, अमरकांत शामिल है उसमें, ज्ञान रंजन शामिल है उसमें, रेणु शामिल है उसमें, प्रियमवंता शामिल है उसमें, और रतन कुमार सांभरिया भी शामिल है। साहित्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में ही तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न महाराष्ट्र में ही दलितों का। सन 1818 से पहले, या सन की गिनाऊं तो 1 जनवरी 1818 से पहले पेशवाओं का शासन था। जब एक अंत्यज, एक अछूत, और सुन रहे हैं, एक अंत्यज, एक अछूत जब गली से निकलता था तो उसके पीठ के पीछे झाड़ूबंदी होती थी और गले में हांडी होती थी। गले में हांडी का कारण क्या था? अगर वो थूकना चाहे तो रास्ते में नहीं थूकते, हाँ वो हांडी में ही थूक। ये किसी को पता नहीं लगता कि वो गुजर रहा है, झाड़ूबंदी होती थी, साफ साफ था उस समय। अब जब ये स्थिति थी तो क्या स्थिति उन लोगों की रही होगी? तो जिस चीज को जितना दबाया जाता है वो उतनी जो है ऊपर, ऐसा कब तक दबाओ, कब तक दबाओ, दबाने की सीमा तो जितना दबाया गया। तो ये आपने कहा कि भाई दलित पैंथर है, इससे दलित पैंथर से पहले साहित्य वहाँ आ चुका है। माधव फुले, रतन, किसान का कोड़ा, अब पढ़िए साहित्य। और यही कारण है आंदोलन चलाए। सबसे पहले वो शिक्षक भी वही हैं दलितों के, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले शिक्षक, शिक्षिका भी वही है, पहली शिक्षिका। तो जो उनका यही कारण रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका अपना, डॉक्टर अम्बेडकर के 3 गुरु थे, फुले, गौतम बुद्ध और कबीर दास। ये इनके सामाजिक गुरु थे। इन्होंने सामाजिक चेतना पैदा की, सामयिकता है। अब मैं बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरा सत्र शुरू कर। अब मैं आता हूँ पॉइंट टू पॉइंट दलित साहित्य। साहित्य के बच्चे अस्ताक्षर बैठेंगे सामने, कहानियों को रस्ते जानते हैं, किताब यही किताब और आगे चल से
3 विमर्श हैं, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, भाष्य का समाज। दलित विमर्श की बात आ गई, आज दलित विमर्श बहुत आगे बढ़ चुका है। और कोई भी ऐसी विधा जो आपने कहा है कि कहानी लो, कविता लो, उपन्यास लो, डायरी लो, रिपोर्टाज लो, कुछ भी हो, लेकिन वो साहित्य आगे काफी बढ़ चुका है। जो आदिवासी साहित्य, उसमें आपने बताया मीना जी दिख रहे हैं, दुर्गा बितुल दिख रही हैं, अन्ना टेके हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं, गंगा साहब मीना जी दिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, तो इसका आगे बढ़ा रहे हैं। धूली तपेटी भगवान मीना जी का है, वो आज तरीपन विश्वविद्यालय पढ़ाया जाता है समाज। तो ये जो, लेकिन जो मैं जिस साहित्य की तरफ आपको ला रहा हूँ और जो आपने चर्चा की है, हास्य का समाज। हास्य का समाज क्या है? जनजाति के लोग, जो जनजाति ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल में आ गया है, कोई शेड्यूल से कहा है, उनको रिजर्वेशन का भी से फायदा हुआ भी उनको मान्य नहीं। तो जो जनजाति के लोग, जो ट्राइब्स हैं, जो घुमंतु हैं, जो वीराने हैं, जो अनजाने हैं, जो अपने ही देश में बिना चेहरे के लोग, और लोग हैं ये कौन है ये लोग जो आज भी धरती बिछाते हैं, आकाश ओढ़ते हैं, अपने ही पसीने से नहा लेते हैं और भूखा पे सो जाते हैं। तो हम इनको नेचुरल मान रहे, घूम रहे हैं, समाज में उसको ध्यान नहीं देता, क्योंकि आपराधिक हैं, अपराध कर जाएंगे, कुछ वो कर जाएगा, शाम को ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। पुलिस के लिए सबसे ज्यादा संदिग्ध यही माने जाते हैं। अगर कोई मान लो कि जब भी संदिग्ध होगा तब तो उसमें आता है लखीनाथ कैसे पकड़ा जाता है, सांप, वो संदेह सुना रहा, हाँ, तो संदेह यही होते हैं। और जब भी ये लोग दिख जाते हैं तो जिसका डंडा थोड़ा सा और भी कस जाती है, वो लोग हैं। तो इन लोगों की जो स्थितियां हैं, वो की स्थिति कैसे बनी? 1871 का जो एक्ट है, आपराधिक ट्राइबल एक्ट 1870, इसको जेम्स फिक्सन ने बनाया। उस समय अंग्रेजों का 53 देशों पर शासन था, लेकिन ये जो काला एक्ट जो जनजातियों के लिए लाया गया, ये यहाँ पर लाया गया, भारत में लाया गया। क्यों लाया गया? इसका ये जनजाति के जो लोग थे, ये गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों को कुछ ज्यादा ही तंग करने लगे, बहुत ज्यादा तंग करने लगे। तो उनको ये उनका जो शासन था, फूटी आंखों में नहीं स्वाता। जहाँ और लोग अंग्रेजों से मिलकर के ऊपर उठ रहे थे, ये लोग उनका मुकाबला कर रहे थे। तो हुआ क्या? मुकाबला करते ये लोग तो हमें तंग करते ही रहेंगे, जहां से भी निकले वहीं छड़े लगा दिए, कड़े खोद दिए और बाधा उत्पन्न कर दी, ऊंचे ऊंचे डोले बना दी। इस तरह से उनको बहुत तंग करने लगे, उनको लूट लिया, खसोट लिया, यूं हाथ चलता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये एक्ट बना जाए, जो स्टीफन ने बनाया। एक्ट क्या था ये बताते थे, एक्ट क्या था कि इन लोगों को, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, 14 फीट ऊंची बाढ़ के घेरे में रखा जाता था। हाँ, एक्ट में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। 14 फीट जो ऊंची बाढ़ होती है, उसे घेरे में रखा जाता था। उस घेरे में रखा जाता नहीं था, वो सूरज उगने से के बाद में जाते थे, सूरज छिपने से पहले आना जरूरी था। हाँ, और जब भी वो कहीं बाहर जाते, तो जो भी नजदीक निकटतम थाना पड़ता, वो हाजिर लगानी पड़ती। तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, देखिए, हाँ, ये समय था, हाजिर लगानी पड़ती थी, जाते थे वहां हाजिर लगानी पड़ती थी। तो ये उनकी स्थिति थी। और एक और उस जो है, जो और ज्यादा क्रूर बात थी, उस एक्ट में है क्या थी
इनके जो 13 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हो जाते थे ना, तो लोहे का सिक्का गर्म करके उनके माथे पर लगा दिया जाता था। हाँ, इनकी शाश्वत पहचान है। अब ये जनजाति का आदमी है, अब ये अपराधिक आदमी, मानो अपराधी, जनजाति नहीं, अपराधी आदमी। हाँ, क्राइम क्राइम कैसा तो एक्ट था, वो क्राइम से ये ट्राइबल एक्ट था। ये आपराधिक आपराधिक इसका नाम है आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871। तो ये इन लोगों को ये जो समस्या थी, ये जो ज्यादा था, तो ये बात आई आप, तो इन लोगों का विकास हो ही नहीं पाया। कैसे विकास किस तरह से करोगे आप? 14 फीट पहाड़ में रहो, बाहर निकलो नहीं, निकलो तो थाने में जाओ, थाने में सभी जाते थे, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी जाते थे। अब देश आजाद हो जाता है, लेकिन इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। 1953 में इन जातियों को विमुक्त किया जाता है। देखिए अब इतने साल तक फिर झेला इन्होंने। 1953 डॉक्टर अम्बेडकर के कहने पर उनको नमन करता हूँ। नेहरू जी से कहा कि इन लोगों को भी आप, जो बात आ रही है सांप, वहाँ सांप के घर में और भी 2-4 पॉइंट है, बताऊंगा क्योंकि अगला सत्र शुरू होगा। बात आ रही सांप, बात यहाँ खड़ी होती है कि क्या दलित साहित्य लिख सकता है? कि मैं तो ट्राइब्स नहीं हूँ। जितना आप भी कह रहे हैं उपन्यास ऐसा लग रहा है, तो मैं तो ट्राइब्स तो नहीं ना, ट्राइब्स नहीं हूँ, लेकिन उनकी भावनाओं से, उनकी दुश्वारियों से, उनकी पीड़ा से, उनके कष्टों से, उनकी वेदना से, उनकी संवेदना से इतना जुड़ गया। 6 महीने तक लगातार रहा हूँ। मैं उदयपुर भी आया, हाँ उदयपुर आया, 2-3 आप उदयपुर तो स्नैक कैचर की वजह से आया। स्नैक कैचर में और सपेरों में अंतर है। स्नैक कैचर स्टिक लगती है पकड़ने के लिए, अपनी सेफ की, सपेरा सीधो सांप को यूं पकड़े, लेकिन मतलब ये अगर यहाँ छूट गया सांप, यहाँ से थोड़ा छूट गया सांप, तो फिर वो आप लिपट सांप को थोड़ा सा दबाओ, जैसे थोड़ा सा दबाओ, सांस घूमने लगेगा तो ढीला पड़ता जाएगा। तो सपेरों ने मुझे बताया, मैंने सांप पकड़ा नहीं। हाँ ये जरूर है कि मेरी एक जिद थी, आगे बात करूँगा, मेरी जिद थी कि सांप को ये कहते हैं कि सांप की चमड़ी जो है ना, सबसे ज़्यादा चिकनी होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, एकदम स्मॉल। भैया मैंने जो है गया था, तो मैंने कहा कि अभी जो सांप है ना, पहली बात तो दिखाते नहीं, क्योंकि हमने संरक्षण जीवन अधिनियम में 1972 लागू हो गया, तो दिखाते भी नहीं है, लेकिन मैंने जिद करके जिद करता हूँ ना। तो वहाँ जो है मैंने कहा कि यार सांप है क्या, और सांप रखते ही हम जेल में जाना है कि यूँ, मतलब सीधी बात करते हैं, क्या बताओ सांप है। बात ही चलती रही, फिर चाय पी, और चाय भी जो उसमें सांप मारा गुड़ की चाय, और गुड़ की चाय पी के देखो कि हाथ की आपको मजा आ जाए गुड़ की चाय पीने में, तो हमने पी। हाँ गुड़, पत्ती और पानी, दूध नहीं, जो हमने पी। तो मैंने कहा सांप जो है, सांप को जो है सांप क्या है, वो लोग नाग पंचमी के जो रखते हैं, थोड़ा सा आनंद हो जाती है, तो वो ये मतलब एक बार मैं इसको छू कर देख लूँ क्या, वो नहीं साहब वैसा कैसे, भैया सवेरे चिंता बच्चे चलो देख रहे हैं। उसने क्या किया, सपेरे ने उसको सांप को यहाँ से वहाँ तक फैला देना, उसको भी पकड़ लिया, मुंह भी पकड़ दिया, तो भी मतलब करने गया आपको गलती, वो सोचा कि क्या बोल कैसे गया, मैं सांप को छू कर देखूंगा, बोल ही कैसे गए, तो उसने सांप के मुंह से लेकर के मुंह तक पकड़ लिया। वास्तव में आपको भी मालूम को अमृत बात अलग है। तो ये जो इन लोगों की जो दुश्वारियाँ हैं, इनसे जुड़ना होता है। ये लोग भी अपने ही हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं है, मूल निवासी हैं, इनकी भावनाओं से भी जुड़ना होगा। रचनाक्ष कालबेलिया है जो इनका प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, उससे मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। हमने मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया है, आगे बात की है, मैंने एक लेख भी लिखा था, मैं भास्कर में छपाता हूँ लोगों के याद अपने ही देश में बिना आधार के लोग, हाँ देश
लेख छपा था, भास्कर में आया था। बिना आधार के कैसे हैं? ना तो इनके पास राशन कार्ड, ना इसके पास जनाधार कार्ड, ना इनके पास वोटर कार्ड। वोटर कार्ड तो बनते उनके देरी हो, 2 गज जमीन के लिए तो भटकते फिरते हैं। इस सांप पे लखीनाथ सपेरा जो कहता है मुख्यमंत्री के सामने, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है साहब भारत जो है ना, मानस मरा मानस जिंदा से घना दुखा, सीधी हिंदी बोलती है। हमारा जो है मरा हुआ आदमी जिंदा आदमी से कहीं ज्यादा दुख पाता है। क्यों? हम उनमें ढोता फिर, हम उनको ढोते रहते हैं। ना तो कोई जलाने दे, ना कोई दफनाने दे। कहाँ दफनाओगे? तो अगर जमीन ही नहीं, उनके पास तो जो तन का कपड़ा है वही उनकी अचल संपत्ति है, वही उनकी चल संपत्ति है। क्या है? थोड़ा बहुत बर्तन भांडे हैं, सिर पे रखा, गधे पे रखा, चल दिया। तो ना तो उनको जलाने दे, ना कोई दफनाने दे। दफनाएंगे कहाँ? तो वो जहाँ डेरे डालते हैं, डेरे डालते हैं जहाँ, तो 10-5 डेरे पड़े, तो खोदते खोदते रात को खोदते खोदते, कोई वो आंसू नहीं निकालते, कोई मर जाता है। हाँ, आंसू नहीं निकालते ये लोग। आंसू निकाल के पता लग जाएगा। ये लोग आंसू नहीं निकालते, धीरे धीरे खोदते 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 जो खोदते जाते हैं, और खोदते खोदते रात की उसको दबा कर छड़ी छड़ी को लगा कर क्रिया कर अंतिम संस्कार। आज के समय में आज भी मुझे भी भाइयों की बातें सुन सुन के भी मैं जो है वो सारा, क्योंकि मैं जनजाति को था नहीं, मैं तो जिला नहीं, लेकिन उनकी जो पीड़ा है जिस तरह से जुड़ा, इतनी बार आंसू आए। और वो आंसू सांप ले आए, उपन्यास ले आए 424 तो ये जुड़ने से आपको निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि इन लोगों को भी हम इस तरह से जोड़े, समाज की धारा बनाने की कोशिश करें, सरकार से भी कहें, समाज से भी कहें, ताकि जुड़े कि इस तरह से इतनी संस्थाएं चल रही हैं। तो ये तो एक बात थी। अब एक आध जो पॉइंट हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, एक आध पॉइंट बता देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट सेशन अगला कंट्रोल कर देना। तो ये सब कुछ पॉइंट है नहीं। अभी तो आपने बात बहुत की गजेंद्र जी, हमें आपकी बात किया जा रहा है जी। अब की साहित्य समाज का दलित साहित्य इससे इसको उलट देता है। क्या बात? जो जो दर्पण है ना, साहित्य का दर्पण है, दर्पण नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण नहीं है, साहित्य समाज का आईना है। आईना है, मतलब जो है आईना नहीं है, वो है दीपक। क्या बात, क्या बात। आईना है, दर्पण है, दर्पण नहीं है। जो है साहित्य समाज का दर्पण नहीं है, वो है क्या? दीपक। क्या हुआ कि जो दलित का जो पूरा समाज है, अब तक वो लगभग संविधान से पहले, आजादी से पहले अंधेरे में ही रहा। तो जो दर्पण की आपने बात कही, अंधेरे में दर्पण क्या करेगा? वो तो अंधेरे का भागी बन के रह जाएगा, हिस्सा बन के रह जाएगा। लेकिन ये जो छोटा सा दीपक है, जितनी उसकी शक्ति है वो उतना ही अंधेरा घेरिए, उतना ही अंधेरे को हट देगा। तो साहित्य को समाज का दर्पण नहीं, दीपक होना चाहिए, जो हर किसी की दुश्वारियों को हट दे, उसके अंतस के अंधेरे को हट दे। तो ये आपकी बात थी। बात हो जाए, अगला सत्तर है आगे। सर, मैं इसमें आपकी इस बात में एक बात शामिल कर दूं सर। बताओ। मैं ये निवेदन कर रहा था कि मुंशी प्रेमचंद ने भी दलितों का साहित्य लिखा है और कई तरीके की बातें कही हैं। और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि अगर भारत माँ है हमारी, मैं कविता में आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, अगर भारत है माँ हमारी, हम सभी उसके बेटियां और बेटे हैं, फिर एक ही माँ के भाई बहन अस्पृश्य क्यों रहते हैं? जातिगत श्रेष्ठता में लिप्त है हर कोई, सभी राष्ट्र के नागरिक, किंतु अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित सदा क्यों रहते हैं? बटे रहने वाले
किसी भी देश की कीर्ति कभी जगमगाती नहीं। भारतीय होने के एकमात्र गौरव की हिलोर दिलों में क्यों उठ पाती नहीं। प्रश्न है, भारत में धर्म से ऊपर क्यों जाति है। भारतीय समाज के जनमानस से ये जाति क्यों जाती नहीं। मानव को मानवता क्यों आती नहीं। श्रेष्ठता का भाव तो अच्छा है, किंतु मैं ही श्रेष्ठ हूँ, संकुचित यह मानसिकता क्यों मिट पाती नहीं। विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाने वाले मेरे विश्व गुरु देश में सच्ची बंधुता क्यों आती नहीं। व्यथित हूँ, हाँ मैं दलित हूँ, आज भी समाज में दलितों की उपेक्षा क्यों मिट पाती नहीं। दलितों की उपेक्षा क्यों मिट पाती नहीं। जाति जाति नहीं, अच्छी बात है, वो नहीं जाति जाति। चलो ये भी थोड़ा बता देता हूँ। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है? रोटीबंदी, बेटीबंदी, जातिबंदी और वेशाबंदी, ये 4 बंदिशें हैं जो वर्ण व्यवस्था की है। जाति जाति, इस बंधनों को संविधान ने तोड़ा, समय ने तोड़ा और शिक्षा ने तोड़ा। आज ये जो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये शिक्षा की वजह से, संविधान में आरक्षण की वजह से खड़ा हुआ, वर्ण व्यवस्था की वजह से नहीं खड़ा हुआ। वर्ण व्यवस्था तो वही चाहती है कि चारों ये जो है ना बंदिशें पड़ी रहें, टूटे ही। तो बिल्कुल सत्य। पात्र पर बात आता हूँ कि पात्र जो है, जो दलित पात्र है, वंचित पात्र है या समाज से उपेक्षित पात्र है, जो मेरी जो रचना की प्रक्रिया है उसमें पात्र क्या है। दलित, वंचित या शोषित पात्र की प्रवृत्ति पीपल के बीज जैसी होनी चाहिए। पीपल के बीज जैसी होनी चाहिए। पीपल का एक छोटा सा बीज पत्थर को फाड़ कर उग जाता है। आपने दीवारें देखी होंगी, पत्थर को फाड़ के भी उग जाता है तो अपना आकार लेता जाता है। कोई बात नहीं, जात छोटी है, पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मनोबल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। धीरे 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 आगे बढ़ जाएगा। मैं यहाँ बढ़ा हुआ हूँ, आत्मबल से बढ़ा हुआ हूँ। वैसे तो जाति को देखें, पैसे को देखें, तो पीपल का छोटा सा बीज। तो ये जो आत्मबल है आदमी का, जो पात्रों का आत्मबल है, किसी की रचनाओं में भी देख लो आप, कोई पात्र गिड़गिड़ाएगा नहीं, रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, समझौता नहीं करेगा। समझौता प्रश्न हो जाएगा कि आप कोई पात्र। ये पात्र की प्रवृत्ति की बात बता रहा हूँ। और क्योंकि समय हो रहा है, एक आध पॉइंट मुख्य होते हुए छूटना है। एक बात और कहता हूँ क्या मैं, देखो क्योंकि साहित्यकार बैठे हुए हैं, शोधार्थी बैठे हुए हैं, लिखा तो खूब जा रहा है, लिखा तो खूब जा रहा है, लेकिन लिखा क्या जा रहा है। साहित्य में मूल्यांकन जो है गणना का नहीं हुआ करता, गुणवत्ता का होता है, क्वालिटी का होता है, क्वांटिटी का नहीं होता। तो लिखा खूब जा रहा है कि लिखा क्या जा रहा है। कोई घर में 200 किताब लिखी, कोई 200, 100, 200, 300, 100 खूब लिखी गई। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई नाराज मत होना ना, क्योंकि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर हम सिर्फ सोशल की वजह की दृष्टि से देखें, भाषा और शैली की तरफ से देखें, कथानक की दृष्टि से देखें, उनके परिवेश की तरफ से देखें और बनावट की तरफ से देखें, तो जो उसने कहा था कहानी है गुलेरी जी की, वो मुंशी प्रेमचंद की 224 कहानी पर भारी पड़ जाती है कि नहीं। मैं झूठ, मतलब ये मेरा अपना विचार है, मैंने जो जहाँ जितना पढ़ा है, अकेले ये कहानी कि मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट नहीं कहा जाता, उपन्यास सम्राट ही कहा जाता है। उपन्यास उनके माने उपन्यास अच्छा संचालन गया होता है। तो ये जो इतना अच्छा जो है कार्यक्रम हुआ है, वो ये 4 दिवसीय कार्यक्रम को छोटी बात नहीं, कोई संस्था कर ले 4 दिन तक लगातार, और इतने पूरे भारत से लोग आए हैं। आप भोपाल से बैठे हुए हैं, पूरे भारत से लोग आए हैं, और साली साहब तो लगातार लगे रहे, रात को भी याद